Let us start with the chapter number 2, that is source of finance. What is source of finance? Source of finance means from where the company is going to collect the funds or finance. When we are thinking about the classification of source of finance, there are mainly three bases on which finance can be classified: according to period, according to ownership, and according to the source of generation. When we are going to classify the finance according to the period, there are mainly three types of finance: short-term finance, medium-term finance, and long-term finance. According to ownership, when you are going to classify the finance, there are mainly two types: own funds and borrowed funds. When we are talking about the according to the source of generation, there are two types: internal source of finance and external source of finance. Okay, so let us start with first classification according to period. See, यहाँ पे आपको नीचे लिंक जो दिख रही है, वहां पे आप क्लिक करके जाके नेट पे से सेम टॉपिक सर्च कर सकते हो. इसके लिए लिंक प्रोवाइड किया गया है. ये लिंक पे से आप नेट पे जाके एक्स्ट्रा सर्च करके पढ़ाई कर सकते हो. Then according to the period, in case of source of finance classified on the time period for which it is arranged, it is known as classification according to period. उसमें सबसे पहले है शॉर्ट टर्म फाइनेंस. शॉर्ट टर्म फाइनेंस किसे बोलते हैं? रेजिंग ऑफ मनी रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट पीरियड, दैट इज पीरियड वेरिड फ्रॉम फ्यू डेज टू 1 ईयर. यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंस कुछ दिनों के लिए या 1 ईयर के लिए रिक्वायर्ड है. There are however no rigid rules about the terms. Exact rules नहीं है, लेकिन generally कुछ दिनों के लिए ये फंड्स की जरूरत है या मैक्सिमम 1 ईयर के लिए. कौन से सोर्सेज से शॉर्ट टर्म फाइनेंस कलेक्ट किए जाते हैं? ट्रेड क्रेडिट, एक्रूअल्स, देन डिफर्ड इनकम, यानी एडवांस डिफर्ड इनकम है, एडवांस पेमेंट है, एडवांस रिसीव्ड है, वो कमर्शियल पेपर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, इंटर corporate deposits, commercial banks, factoring. These are the some of the sources of short-term finance. Okay, when you are asking about the short note about classification on the basis of period, इतना explanation काफी है आपको. Period में सबसे पहला है short term finance, दूसरा है medium term finance. Medium term finance are source of finance available for mid term between 3 to 5 years. 3 से 5 सालों के लिए अगर हमें फंड्स की जरूरत है तो उसे हम लोग बोलते हैं मीडियम टर्म फाइनेंस. जनरली ये फाइनेंस कंपनी फिक्स डिपॉजिट से रेज करती है या मीडियम टर्म लोन बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है. तीसरा है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस. लॉन्ग टर्म सोर्स बहुत सालों के लिए, 10 साल 20 सालों के लिए हमें लगता है. इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट. ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होता है तब इसकी जरूरत है, या एक्सपांशन बढ़ाना है, कोई टेक्निकल इनोवेशंस लाना है, तो ये हम लोग ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस कलेक्ट करने हैं तो हम लोग कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स. अरे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में हमने देखा एग्जांपल शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, डिबेंचर, टर्म लोन, लीज फाइनेंसिंग. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस. Now when we are making the classification of finance on the basis of ownership, there are mainly two types: own funds and borrowed funds. ओन फंड्स में ओन कंपनी के जो ओनर कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स आर ओन फंड्स. देन बोरोड फंड्स मींस जो कंपनी लोन लेती है, लोन फंड्स आर नोन एज बोरोड फंड्स. यानी बैंक लोन है, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है वो है, डिबेंचर्स है, दीज आर कॉल्ड एज बोरोड फंड्स. If the classification is on the basis of source of generation, there are two sources: internal source and external source.
Internal source of finance are source of finance or capital for business which are generated by business itself in its normal course of operation. यानी नॉर्मली डेप्रिसिएशन है, रिटेन अर्निंग्स है, इसमें रिटेन अर्निंग्स में या डेप्रिसिएशन में हम लोग एग्जैक्टली पैसा साइड में रख देते हैं एज ए रिजर्व, मतलब पैसा बाहर नहीं जाता है रिटेन अर्निंग्स प्रॉफिट में, ये पैसा हम लोग साइड में रख देते हैं और जब हमें जरूरत है तब ये पैसा हम लोग क्या कर सकते हैं, एज ए फाइनेंस यूटिलाइज कर सकते हैं। रिटर्न अर्निंग्स का मतलब क्या है, जो भी हमारे पास प्रॉफिट आया है उसमें से कुछ पार्ट हम लोग ने साइड में रखा है, उससे बोलते हैं रिटर्न प्रॉफिट्स। एक्सटर्नल सोर्स मीन्स बाहर से जो पैसा लेते हैं हम लोग, यानी कंपनी के इंटरनल सोर्स से ये रेज नहीं किया है, इश्यू ऑफ डेट है, इश्यू ऑफ इक्विटी है, इश्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल है, ये सभी आएगा इंटरनल सोर्स, राइट। सो अभी ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। ये मेनली आपको लॉन्ग आंसर में आ सकता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ और सोर्स ऑफ फाइनेंस इन डिटेल। आपको 7 to 8 मार्क्स के लिए लॉन्ग आंसर्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इतना आंसर इसके लिए इनफ है। अभी इसी चैप्टर के अंदर बाकी जो क्वेश्चन है वो मेनली आपको शॉर्ट नोट्स में आते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स आपको बना के दी है, अगर आपको किसी और टेक्स्ट बुक्स में सेव करना है यू कैन डू फ्रॉम दैट। तो लेट अस सी द शॉर्ट नोट्स अंडर दिस टॉपिक। ना ऊपर हमने देखा था, देखो शॉर्ट टर्म फाइनेंस में हमने ट्रेड क्रेडिट वगैरह यूज करते हैं हम लोग, करेक्ट। अभी ये हर एक इंडिविजुअल के ऊपर कुछ इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आंसर भी पूछे जा सकते हैं। तो लेट अस एक्सप्लेन इन डिटेल ऑल दीज थिंग्स। So short note number 1 will be trade credit. Trade credit refers to credit extended by supplier of goods or services to his or her customer. यानी कोई भी सप्लायर जब अपने कस्टमर को क्रेडिट देता है तो उसे बोला जाता है ट्रेड क्रेडिट। अभी ये क्रेडिट क्यों दिया जाता है, ड्यू टू द कंपटीशन, यानी अगर क्रेडिट नहीं दिया तो उसके कस्टमर्स कम हो जाएंगे। जो सेलर ऑन क्रेडिट पे बेचता है गुड्स, उसके कस्टमर्स कंपेयर टू कैश सेल्स जो करता है उससे ज्यादा होंगे। सो ड्यू टू कंपटीशन ट्रेड क्रेडिट्स ऑप्शंस आर गिवन। अभी एडवांटेजेस क्या होता है ट्रेड क्रेडिट देने से, इजी अवेलेबिलिटी व्हेन कंपेयर टू अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस। अभी जो कंपनी को ट्रेड क्रेडिट मिल रहा है उसको एडवांटेज क्या मिलेगा, यानी समझो मुझे मेरी कंपनी है, मुझे ट्रेड क्रेडिट मिल रहा है, यानी मेरा सप्लायर मुझे क्रेडिट पे गुड्स देने के लिए रेडी है। तो इजी अवेलेबल व्हेन कंपेयर टू अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस। अभी मेरे पास पैसा कम है तो मुझे फंड्स रेज करके गुड्स परचेस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। बट अगर मैं मेरे सप्लायर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्रेडिट पे सप्लाई करो तो वो अगर रेडी होता है तो इजीली अवेलेबल होगा। फ्लेक्सिबल is another benefit as credit increase with growth in the firm sales। यानी जितना अपना फर्म का सेल बढ़ता है उसके हिसाब से क्रेडिट भी इंक्रीज हो सकता है। इनफॉर्मेलिटी एज स्टेटेड इन द अबाउट दैट इट इज एन ऑटोमेटिक फाइनेंस, मतलब अगर एक दूसरे को सप्लायर अपने कस्टमर को क्रेडिट देता है तो ऑटोमेटिकली कस्टमर के लिए वो फंड्स रेज हो जाएंगे। दूसरा है शॉर्ट नोट नंबर 2 हमें देखना है एक्रूअल्स। ये आपको नॉट मोर देन 5 मार्क्स के लिए आएगा। देन एक्रूअल्स मींस एक्सपेंसेस are those expenses which are company owes to the others। wait for a accruals expenses are those which the company owes to the others but not yet due and not yet paid the amount। मतलब कंपनी किसी और को पैसा देना है कंपनी को, लेकिन कंपनी ने अभी तक पैसा नहीं दिया है। यानी अगर टाइम पे पैसा देती है कैश पेमेंट कंपनी तो उतना पैसा कंपनी का कम हो जाएगा। नाउ येट टू बी पेड, यानी अभी तक पेड नहीं हुआ है उतना पैसा कंपनी का, या उतने फंड्स कंपनी के पास ज्यादा आ गए। ओके,
सो यहाँ पे कौन से इंक्लूड होगा, द आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, आउटस्टैंडिंग नॉट येट पेड एंड शोन देम एज एक्रूअल सैलरीज, मतलब सैलरीज पेड करना है, वेजेस पेड करना है, लेकिन अभी तक पेड नहीं किया है। इनकम टैक्स पेड क्वार्टरली ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर टैक्सेस में बी पेएबल, यानी क्वार्टरली हम लोग टैक्स पे करते हैं, यानी ड्यू है बट अभी तक हमने पेड नहीं किया है उसको। ओके, तो ये जाएगा आपका एक्रूअल्स में। देन डिफर्ड इनकम इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सभी शॉर्ट नोट में आएगा आपको या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। Deferred income is income received in advance by the firm for supply of goods or services in future period, यानी यहाँ पे हमें एडवांस में इनकम मिल रहा है। जैसे मैं मेरे कस्टमर को अभी तक गुड्स सेल करने वाली हूँ, तो कस्टमर ने मुझे एडवांस पेमेंट किया, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डिफर्ड इनकम, पेमेंट रिसीव्ड इन एडवांस। नंबर 4 इज कमर्शियल पेपर, इसके ऊपर आपको लॉन्ग आंसर भी आ सकता है एंड शॉर्ट आंसर भी आ सकता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। commercial papers, now what is commercial paper? Short term unsecured promissory note issued by the firm that have a fairly high credit standing rating, मतलब कोई भी फर्म शॉर्ट टर्म के लिए लोन रेज करती है एज अ प्रॉमिसरी नोट, जैसे रहता है नोट इशूड बाय अ फर्म, उसे हम लोग बोलेंगे कमर्शियल पेपर्स। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन यूएसए। अभी फीचर्स क्या है देखो कमर्शियल पेपर्स के, मैच्योरिटी पीरियड है 15 days to 365 days, ओके, बट इन इंडिया इट रेंजेस बिटवीन 91 to 180 days, इंडिया में वो 91 to 180 days के लिए रेज किया जाता है। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम इट्स फेस वैल्यू एंड रिडीम एट इट्स फेस वैल्यू, मतलब उसको इसका बेनिफिट कैसे होगा, अगर उसकी फेस वैल्यू छपने वाली कीमत 100 रुपीज है तो इश्यू करते समय 90 में इश्यू किया जाएगा, बट रिडीम करते समय उसको 100 में रिडीम किया जाएगा। तो 10 रुपीज विल बी बेनिफिट फॉर द पर्सन हु परचेज दिस कमर्शियल पेपर्स फ्रॉम कंपनी। तो इंस्टेड ऑफ 90 में उसको बेचा है और रिटर्न करते समय, मतलब सामने वाले इन्वेस्टर से कंपनी ने 90 रुपीज उनको लिया है और कमर्शियल पेपर दिया, और रिटर्न करते समय कंपनी उनको 100 रुपीज देगी, यानी ज्यादा देगी। रिटर्न ऑन कमर्शियल पेपर इज डिफरेंस बिटवीन पार वैल्यू एंड रिडीमेबल वैल्यू, आगे दिया ही है देखो, रिडीमेबल वैल्यू पार वैल्यू से यहाँ पे ज्यादा है, तो उसके ऊपर जो रिटर्न है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कमर्शियल पेपर्स के ऊपर मिलने वाला मतलब पैसा या उसके ऊपर मिलने वाला बेनिफिट। इट मे बी सोल्ड डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स और इनडायरेक्टली टू द डीलर्स, डायरेक्टली भी कंपनी सेल कर सकती है या डीलर को इनडायरेक्टली सेल हो सकता है। There is no developed secondary market for commercial paper, जनरली सेकेंडरी मार्केट में ये सेल नहीं होता है। क्राइटेरिया क्या है देखो, the tangible net worth of the issuing company as per the latest audited balance sheet, then company should have been sanctioned funds based limited, मतलब कितना है वो सैंक्शन होना करना है वो मालूम होना चाहिए। The minimum size of each commercial paper is 5 lakhs, 5 lakhs से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Size of any single issue should not be less than 1 crore, at a time 1 crore से ज्यादा इश्यू नहीं होना चाहिए। एडवांटेजेस क्या है देखो, इट इज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड प्रोवाइड टू बी हेल्पफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइट बैंक क्रेडिट, मतलब जहां पे हमें बैंक से लोन आराम से नहीं मिल रहा है, इन सच ए सिचुएशन ये हमें हेल्पफुल करेगा। इट इज अ चीपर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस व्हेन कंपेयर टू बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट से चीपर है क्योंकि बैंक क्रेडिट या लोन के ऊपर हमें ज्यादा रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है, वेरएस यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, डिस्काउंट में उसको इश्यू करना है और एट पार वैल्यू में इसको रिडीम करना है। तो बीच का जो डिफरेंस है उतना ही हमें उनको पे करना है। जैसे हमने 90 में इश्यू किया और 100 में हमने उसको रिपे किया, तो 10 रुपीज उसके ऊपर हमें देना पड़ेगा। What is disadvantage? It is available only for large and financial sound companies. वही वो लोग सेल कर सकते हैं, छोटे कंपनी का कमर्शियल पेपर इजीली अवेलेबल, इजीली सेल नहीं होगा। इट कैन नॉट बी रिडीम बिफोर द मैच्योरिटी डेट, यानी अगर कंपनी को रिडम्पशन करना है जल्दी तो मैच्योरिटी डेट से पहले कंपनी रिडीम नहीं कर सकती। मैं स्क्रीन पे ये रख रही हूँ, 2 मिनट देख लो एक बार कमर्शियल पेपर।
Now next one is public deposit. Public deposit or term deposit are in nature of unsecured deposit. These are unsecured deposits, right? The main features क्या देखो public deposits के, a firm cannot issue public deposit more than 25% of its share capital and free reserve. कंपनी का जितना भी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व है उसके 25% से ज्यादा पब्लिक डिपॉजिट कंपनी इशू नहीं कर सकती. Public deposits can be issued for a period ranging from minimum 6 months to maximum 3 years. 6 महीने से 3 साल तक इशू कर सकती है. Then the company that has raised funds by way of issue of public deposits is required to set aside deposit और इन्वेस्टमेंट बाय 30 अप्रैल each year. मतलब रीपेमेंट करने के लिए पैसा हर साल उनको साइड पे रखना है. Finally and importantly, a company soliciting the accepting public deposit from the public required disclose true and fair vital relevant facts. कंपनी के बारे में पूरा फैक्ट्स डिस्क्लोज करना उनका जरूरी है. एडवांटेजेस क्या है पब्लिक डिपॉजिट के? सिंपल प्रोसीजर है and involve simple procedure involved in public deposit issue. No restrictive convenience are involved. No security is offered against the public deposit. कंपनी को कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है. कंपेयर टू चीपर है. Then advantages, limited amount of funds can be raised. लिमिट दिया उसके ज्यादा फंड्स रेज नहीं हो सकते 25% से ज्यादा. फंड्स अवेलेबल ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड. ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए पब्लिक डिपॉजिट से पैसा रेज नहीं हो सकता है. 6 जो है उसे हम लोग बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, आईसीडीज बोलते हैं उसको. 6 शॉर्ट नोट है हमारा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट. इट्स आल्सो शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंस. A deposit made by one firm with another firm is known as intercorporate deposit. एक फर्म ने दूसरे फर्म को ये दिया है तो उसे बोलते हैं हम लोग intercorporate deposits. सब डिपॉजिट सच डिपॉजिट 3 टाइप के हैं. कॉल डिपॉजिट, 3 months डिपॉजिट, 6 month डिपॉजिट. एज द नेम सजेस्टेड, जब भी मांगते तभी 2-3 दिन में उनको पैसा वापस देना पड़ेगा जिनसे पैसा लिया उनको. 3 months मतलब 3 महीने के बाद. 6 मतलब 6 months के बाद. ओके, तो ये हो गया इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स. देन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसके ऊपर आपको लॉन्ग आंसर भी आता है. कमर्शियल बैंक्स. अभी कमर्शियल बैंक्स कंपनी को जो फंड्स प्रोवाइड करती है वो अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करेंगी. यानी कमर्शियल बैंक कैन ऑफर लोन्स. यहाँ पे दिया है देखो, कमर्शियल बैंक्स can offer loans, overdraft, cash credit, purchase or discounting of bills, letter of credit to the company. In सभी वे से company can raise funds through the commercial banks. Let us start with the first loans. Loan is an advance lump sum given by borrower against some security. यहाँ पे कंपनी को कमर्शियल बैंक से लोन मिलेगा against some securities. Okay? Borrower can repay the loan either by lump sum or installment. जिसने लोन लिया है बैंक से या जिस फर्म ने भी, उनको लंप सम में रिपेमेंट भी कर सकते हैं या इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं. इस इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा लोन का और प्लस इंटरेस्ट रहेगा. ओवरड्राफ्ट, इससे टेम्पररी अरेंजमेंट, मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा, बट अगर कंपनी का कोई भी चेक पास करने के लिए आया और फंड्स कम है तो टेम्पररी अरेंजमेंट करके चेक पास किया जाएगा. और 100 रुपीज या 120 का चेक है तो चेक पास कर किया जाएगा और बाद में फिर वो ओवरड्राफ्ट अमाउंट कस्टमर से बैंक ले लेती है. उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट. कैश क्रेडिट, इट इज ऑलमोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इन इंडिया. Cash credit is an arrangement where bank permits borrower to withdraw money up to sanctioned credit limit. यहाँ पे एक क्रेडिट लिमिट सैंक्शन किया गया है, बैंक ने दिया है, और उधर तक अगर हमारे अकाउंट में पैसा नहीं भी है उतने क्रेडिट लिमिट तक कंपनी कैन विथड्रॉ या कस्टमर कैन विथड्रॉ मनी, कंपनी कैन विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक अगेंस्ट टैंजिबल सिक्योरिटी और गारंटीज. देखो ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट आर सिमिलर, बट इन कैश क्रेडिट यहाँ पे टैंजिबल गारंटीज और सिक्योरिटीज है. ओवरड्राफ्ट इज प्योरली टेम्पररी और ये अकाउंट्स के अगेंस्ट हमने लिया है. देखो, ओके, बोरोवर्स डज नॉट रिक्वायर टू विथड्रॉ
द टोटल सैंक्शन क्रेडिट एट अ टाइम। यहाँ पे सैंक्शन लिमिट समझो 100 करोड़ का दिया है, तो उतना एक एट अ टाइम बोरोवर को विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बोरोवर यूज कर सकता है, और जितना यूज किया उसके ऊपर ही बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी। नेक्स्ट वन इज परचेस और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। 12th स्टैंडर्ड में आपने ये सीखा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में क्या किया जाता है, बैंक एडवांस में पैसे देती है, राइट। तो अगर हमारी फर्म है, हमें पैसों की जरूरत है और हमारे पास कुछ बिल्स रिसीवेबल्स है, तो वो हम बैंक में क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट कर सकते हैं। और ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा, बैंक को वो पैसा मिलेगा, लेकिन अगर बिल डिस्काउंटेड है और वो मैच्योर्ड नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया, तो बैंक हमारे पास से वो पैसा वसूल सकती है। इन केस ऑफ परचेसिंग, वो बैंक पूरा बिल परचेस कर लेगी हमारे पास से, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बैंक ले लेगी। यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट, there are two non-fund based source there are two non-fund based sources of working capital, letter of credit and bank guarantee. These are known as quasi document issued by buyers bank. Buyers मतलब जो हमारे पास से जो भी goods purchase करने वाला है वो, at the request of the buyer in favor of the seller, यानी where the buyer's banker given an undertaking to seller that bank pay the obligation of customer up to a specific amount if the customer fail to pay the value of goods purchase. इसका सिंपल मीनिंग क्या है, जो भी परचेसर है, यानी समझो हमारी फर्म है, हम लोग गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो हम लोग अगर हमारे बैंक को रिक्वेस्ट करते, तो हमारी बैंक हमारे सेलर को ये गारंटी देगी कि अगर मेरा कस्टमर रिपेमेंट नहीं कर पाया, तो बैंक विल बी द गारंटर, बैंक विल रिपे द अमाउंट, दैट इज कॉल्ड एज लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट वन इज फैक्टरिंग। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फैक्टरिंग के ऊपर भी आपको लॉन्ग आंसर भी आ सकता है या शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं। Next short note is about factoring. Banks provide working capital finance to finance available receivables, which is known as factoring. Now, factoring का मतलब क्या है? A factor is a financial institution which renders services relating to the management and financing of sundry debtors and arises from the credit sales. अब फीचर्स क्या देखो, factor select accounts of the receivables of its client and set up a credit limit for each account receivables depending upon the safety, financial stability and credit worthiness. ये क्या करते हैं कि फर्म के कितने रिसीवेबल्स है, यानी डेटर्स कितना है, बिल्स रिसीवेबल है, ये क्लाइंट्स के वो कलेक्ट करेंगे, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितना है, सेफ्टी कितना है, क्रेडिट वर्दीनेस कितना है, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। The factors take responsibility for collecting amount receivable. Factors क्या करेंगे, इन सभी से पैसा वसूलने की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। Factors advance to the clients against the selected amount, मतलब उन्होंने ये स्टडी किया कि कितना पैसा होता है क्रेडिट वर्दीनेस, और उसके अगेंस्ट फैक्टर्स फर्म को पैसा देंगे, और जो भी डेटर्स और रिसीवेबल से पैसा कलेक्ट करना है वो पैसा अभी फैक्टर्स कलेक्ट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। हाउ फैक्टर वर्क्स देखो। नंबर 1, कस्टमर अप्रोच कंपनी रिक्वेस्टिंग टू प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। कैसे होता है देखो, एक कस्टमर कंपनी के पास गया, उनको क्रेडिट पे गुड्स चाहिए। कंपनी दैट हैज फैक्टरिंग ऑप्शन अप्रोच टू फैक्टर फॉर क्रेडिट लिमिट, फैक्टर फिक्स क्रेडिट लिमिट, यानी कस्टमर ने क्रेडिट के लिए अप्लाई किया, लेकिन कंपनी को तो कैश की जरूरत है, तो कंपनी फैक्टर के पास जाएगी। Once the factor set the limit of credit, company send goods and invoice to the customer. Factor ने credit limit accept किया कि इतना credit limit set कर सकते हैं, तो उतने amount का goods company customer को भेज देगी। After receiving invoice from the customer, company send them to the factor. अभी customer ने तो पैसा नहीं दिया है, customer को हमने on credit बेचा है, तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर से जो इनवॉइस आएगा कि गुड्स मिला, वो इनवॉइस हम लोग फैक्टर के पास फॉर्म यानी कंपनी फैक्टर के पास भेजेगी। फैक्टर पेज 80% ऑफ इनवॉइस। हम जो 100 रुपीज का इनवॉइस है, तो फैक्टर उसमें से 80% अमाउंट हमें तुरंत दे देगी। देन हर महीने फैक्टर मंथली स्टेटमेंट हमारे कस्टमर को भेजेगी कि आपका इतना पैसा आना बाकी है।
एंड फैक्टर फॉलो अप एंड कलेक्ट द क्रेडिट फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर से पैसा वसूलने का काम अभी कौन करेगा? फैक्टर्स करेंगे। कस्टमर पेज अमाउंट टू फैक्टर नाउ, क्योंकि हमने ऑलरेडी फैक्टर से पैसा ले लिया है तो कस्टमर अभी पैसा फैक्टर को देंगे, लेकिन कस्टमर फैक्टर को 100% पैसा देंगे और फैक्टर ने हमें कितना दिया? 80%। तो दैट 20% विल बी द कमीशन ऑफ फैक्टर। फैक्टर सेटल्स फैक्टरिंग डीलिंग विद कंपनी आफ्टर पेइंग बैलेंस 20% आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, एंड उसके बाद लास्ट में उसको 20% फैक्टर हमें रिमेनिंग अमाउंट देगा पूरा वसूली करने के बाद, पूरा पैसा आने के बाद, बट उसमें से वो अपना कमीशन डिडक्ट करके लेगा। जब पूरा पेमेंट डेटर से आ जाएगा तब रिमेनिंग अमाउंट फैक्टर विल पे टू अस, यानी फर्म को दे देगा, लेकिन उसमें से वो अपना कमीशन कट करके लेगा। दिस इज हाउ द फैक्टरिंग वर्क्स। नेक्स्ट वन विल बी इक्विटी कैपिटल। दिस इज ऑल्सो शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन। नाउ सबसे पहले इक्विटी कैपिटल और इक्विटी शेयर। शेयर मीन्स व्हाट? शेयर मीन्स कंपनी का जो कैपिटल है वो स्मॉल अमाउंट में स्प्लिट किया जाता है। ईच एंड एवरी पार्ट इज नोन एज शेयर। जिन्होंने 11th-12th में एसपी लिया होगा तो उन्होंने पहले से पढ़ा है व्हाट यू मीन बाय शेयर, और ये चैप्टर्स भी उन्होंने एसपी में पहले से ही पढ़े आई थिंक, अगर एसपी लिया है आपने तो। Now इक्विटी कैपिटल और इक्विटी शेयर का मीनिंग क्या है? द पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल विच इज रेज्ड in exchange to the share of ownership of the company. These shares are called equity shares. अभी equity shareholders are called the real owners of the company. ये जो equity capital है, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती है तब तक ये पैसा equity shareholders को वापस नहीं मिलेगा। एडवांटेजेस क्या है देखो, कंपनी हैज नो ऑब्लिगेशन टू रिडीम इक्विटी शेयर्स, यानी जब तक कंपनी बंद नहीं होती है तो तब तक उनको पैसे वापस देने का कोई भी ऑब्लिगेशन कंपनी के पास नहीं है, यानी कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं है। इक्विटी कैपिटल एक्ट एज ए कुशन फॉर द लेंडर्स एज विच मोर एंड मोर इक्विटी बेस्ड कंपनी आर इजीली रेज एडिशनल फंड्स, यानी जो कंपनी में ज्यादा से ज्यादा इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टेड है वहां उस कंपनी में लोन देने के लिए रेडी, आराम से लोग रेडी, सप्लायर्स लोन देने वाली कंपनीज रेडी होती है। फर्म इज नॉट बाउंड टू पे डिविडेंड इन केस ऑफ देयर इज अ कैश डेफिसिट। अगर कंपनी के पास फंड्स की कमी है तो कंपनी को ये कंपल्शन नहीं है कि इक्विटी शेयर्स को उनको डिविडेंड पे करना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी कैपिटल आल्सो। If more issue of equity shares, ownership get diluted. अगर ज्यादा लोगों के पास इक्विटी शेयर्स सेल करते हैं हम लोग तो ओनरशिप डाइल्यूट होती है, यानी मोर देन बहुत ज्यादा ओनर्स हो गए तो कंपनी का मैनेजमेंट भी डाइल्यूट होगा और कंट्रोल करना कंपनी को मुश्किल हो जाएगा। The cost of equity capital is high since the equity holders expects higher rate of return. नो डाउट कि उनको डिविडेंड देना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन जब भी प्रॉफिट होता है दे विल एक्सपेक्ट हाई रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हाई। द कॉस्ट ऑफ इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स इज यूजुअली कॉस्टलियर देन इश्यू ऑफ अदर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। यानी अगर हमें लोन लेना है या हमें डिवेंचर इशू करना है तो उसकी जो कॉस्ट है उससे इक्विटी शेयर्स इशू करने की कॉस्ट ज्यादा है, जैसे ब्रोकरेज है, अंडरराइटिंग कमीशन है, ये हमें इश्यू ऑफ इक्विटी के समय करना पड़ता है। The cost of equity is relatively more since dividends are paid out of profit after tax. जहां भी प्रॉफिट ज्यादा होता है कंपनी को वहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जो भी प्रॉफिट है वो हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिडक्ट करना है। अगेन आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक फॉर एक्स्ट्रा स्टडीज। ये हो गया आपका शॉर्ट नोट ऑन इक्विटी कैपिटल। अगेन इक्विटी कैपिटल में अगर आपको शॉर्ट नोट बढ़ाना है यू कैन राइट ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये सब डिटेल में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज प्रेफरेंस कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल आर दोज व्हिच हैव अ प्रेफरेंशियल राइट्स, ओके, बट दे डू प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर इक्विटी कैपिटल, यानी उनको डिविडेंड पेमेंट में या अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो भी उनके रिपेमेंट में इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर राइट रहेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स
को प्रेफरेंशियल राइट्स डिविडेंड पेमेंट के लिए, लेकिन दे डोंट हैव वोटिंग राइट्स लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स। उनको वोटिंग राइट्स नहीं है। ओनली उनके रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है प्रेफरेंस से तो ही वो वोटिंग कर सकते हैं, बट इन जनरल मीटिंग दे डोंट हैव वोटिंग राइट्स। एडवांटेजेस क्या है? कंपनी को एक फिक्स रेट से डिविडेंड देना पड़ता है। अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। सो डिविडेंड कैन फिक्स रेट से देना पड़ता है, बट देयर इज प्रेफरेंस शेयर्स नोन एज कुछ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। कभी कभी क्या होता है कि लॉस हो जाता है कंपनी को। इन सच अ केस अगर प्रेफरेंस शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव है तो उनको डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। ओनली इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो ही उनको डिविडेंड देना पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है कि एज ए शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू डिसएडवांटेज ये है कि दे डोंट हैव वोटिंग राइट्स लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स। दूसरा, उनके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जो है वो हमेशा सेटिस्फैक्टरी होगा ये जरूर नहीं है। यानी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ फिर भी उनको फिक्स रेट से ही डिविडेंड मिलेगा, उससे कम डिविडेंड, उससे ज्यादा उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो उनको फिक्स इनकम मिलेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो उनको ज्यादा डिविडेंड नहीं मिलेगा अनलेस एंड अंटिल दे आर पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये अगर आपको शॉर्ट नोट्स बढ़ाना है और अगर लॉन्ग आंसर आया तो हम लोग लिख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी। पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव मतलब अगर एक साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ और नेक्स्ट ईयर हो रहा है तो 3 सालों तक अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो तीसरे सालों तक कंपनी को हुआ, 2 साल प्रॉफिट नहीं हुआ, तीसरे साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में तीनों साल का डिविडेंड उनको पेमेंट किया जाता है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में अगर वो साल प्रॉफिट हुआ तो ही उनको डिविडेंड मिलेगा, अगर वो पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो डिविडेंड क्यूमुलेटिव नहीं होगा। Redeemable preference share. The preference shares which are redeemed after a specific period are called as redeemable preference shares. Whereas irredeemable preference shares means the preference shares which are not redeemable are called as irredeemable preference shares. Then participating preference shares means the shares which are participating in the profit of the business also is participating. Non-participating उनको only fixed dividend मिलेगा, प्रॉफिट में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। Convertible preference share, the shares which can be preference shares which can be converted into equity shares after a specific period is called as convertible preference shares. Whereas non-convertible preference shares means the preference shares which cannot be converted into equity shares are called as non-convertible preference shares. Still 4 short notes are remaining. I think we have to arrange one more meeting for this. Okay? तो अभी पहले आप ये देखो और एक और मीटिंग 10 मिनट का अरेंज करके 4 हम लोग को पॉइंट एक्सप्लेन करना है वो हम लोग ले लेते हैं।